बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो कप्तान बमुकाबला डफर्स क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब को अदालती महाज पर दो नाकामियों का सामना करना पड़ा है। वो नाकामियां क्या थी उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज केस जेर समाअत था, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पहले बात करते हैं कप्तान बमुकाबला डफर्स। जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है, उससे पहले इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए कुछ कुव्वतों की जानिब से, कुछ हलकों की जानिब से काम शुरू कर दिया गया था। आपको याद होगा, आयशा गुलाली साहबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गई थी और उन्होंने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन आज आयशा गुलाली का पता नहीं है कि वो कहाँ है। उसके साथ साथ जावेद हाशमी साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब उनका धरना जो था वो पीक पर था, उस वक्त छोड़ के गए थे। लेकिन जावेद हाशमी साहब जो है वो अभी तक उनके सियासी मुस्तकबिल का पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान जो थी, उन्होंने जब वो तलाक हुई, उनको खान साहब ने जब उनको तलाक दी तो फिर उसके बाद उन्होंने किताब एक लिखी और वो बासी कड़ी में उबाल कहते हैं, या वो अपने तौर पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो बहरहाल उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए और उनका वो जो पब्लिक में इमेज है या उनकी लीडरशिप है या जो उनका एक बयानिया है या जो उनकी शख्सियत है, उसको डैमेज करने के लिए बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो लॉन्च किए गए। टेरियान वाइट केस बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्कि अभी भी शायद अदालत में कहीं ना कहीं फाइलों में वो फाइल दबी हुई है। उस हवाले से भी इमरान खान साहब पर इल्जामात लगाए गए। तोशा खाना जो है वो बड़ा एक मशहूर जमाना केस अभी भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का। और फिर उसके बाद इद्दत में निकाह का, मुफ्ती सईद साहब की स्टेटमेंट, कभी उनको यहूदी एजेंट कहा गया, और फिर 9 मई के बाद ये सारी सूरत हाल जो थी इसमें एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कुव्वतें जो ख़त्म करना चाहती थी या नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उनको बहरहाल काफ़ी हद तक कामयाबियां जो हैं वो इस सूरत में हासिल हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स थे वो उन्होंने तोड़ दिए। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका देने के लिए और सबक सिखाने के लिए तहरीक जो सॉरी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी थी वो लॉन्च की गई। उसमें बहुत सारे लोग गए, लेकिन वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी वो मतलूबा नताइज देने में नाकाम रही। वो लोग जिन्होंने ये सारे मंसूबे बनाए थे वो शायद डफर थे, बल्कि शायद का लफ्ज मैं समझता हूँ इसमें गैर जरूरी है, वो यकीनन डफर थे। इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए और उनकी पार्टी खत्म करने के लिए ये जो डफर्स हैं और डेंजरस डफर्स हैं, इनकी जानिब से अब तक की जितनी भी कोशिशें हैं वो सारी नाकाम हुई हैं। ये जो पिछली मैंने बात की, मुफ्ती सईद साहब वाला फॉरेन फंडिंग केस, तोशा खाना, आयशा गुलालई और रेहाम खान, टेरियान वाइट केस, इद्दत में निकाह, ये सारी चीजें जो है इन्होंने इमरान खान साहब को किसी किस्म का उनके बयानियों को या उनकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जहां तक ताल्लुक है उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो है वो तोड़ लिए थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की जो जमात है उसका बुनियादी तौर पर जो जिसको हब कह सकते हैं या जो उनका मेन है वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो फिर इन डेंजरस डफर्स की जानिब से कोशिश शुरू कर दी गई थी कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में भी सबक सिखाया जाए और एक ऐसा मतलब है वहां काम किया जाए जिसका बड़ा एक डेंजरस इम्पैक्ट हो। तो वो काम जो है वो ड्यूटी लगाई गई थी परवेज खटक साहब की। परवेज खटक साहब जो हैं वो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के और ऐसे जो मुक्तदर हल्के हैं उनके बड़े करीब थे, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने मैक्सिमम लोग जो हैं वो तोड़ने हैं। लेकिन परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की और बड़ी ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी कोशिश में पूरी तरह नाकाम हुए। कल उन्होंने पिशावर के साथ एक इलाके में एक शादी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां दावा किया गया कि 57 लोग जो हैं वो उनके साथ शामिल हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 22 लोग जो हैं उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि जी ये इस जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और बल्कि इसमें एक और मजेदार बात ये थी कि वो दो एमपीएस जो फिजिकल रिमांड पर पुलिस कस्टडी में थे
वो दिए पुलिस को गए थे, लेकिन बरामद बहरहाल वो इस परवेज खटक साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो प्रोग्राम था उसमें से हुए। अब ये कितना बड़ा अलविया है, यानी इससे ये महसूस होता है कि जो 9 मई वाला सिलसिला है सारा, ये शायद ड्रामा है। और इमरान खान साहब का पहले भी इस पर मौकफ यही है कि 9 मई का वाकया अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा हुआ है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराया होगा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा नहीं हुआ और इसका नुकसान हुआ है तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा वाकया क्यों कराएगी। तो 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना नुकसान हुआ है, तो उससे महसूस यही होता है कि 9 मई का वाकया जो है एक प्री प्लान वाकया था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया गया या फंसाने की और ट्रैप करने की कोशिश की गई है। तो ये जो डेंजरस डफर्स की अब तक की जितनी भी स्ट्रेटेजी थी, जितने भी इनके प्लान्स थे, जितने भी इन्होंने मंसूबे बनाए हैं, वो सारे नाकाम हुए हैं। और उस अब फिर एक और मंसूबा ये भी बनाया गया था कि इमरान खान साहब को टीवी पर दिखाना बंद कर दिया जाए। तो पैमरा ने पाबंदी भी लगा दी, तो चैनल्स पर इमरान खान साहब का नाम लेना और उनकी तस्वीर दिखाना जो है वो भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब हुआ क्या है कि कल इमरान खान साहब का एक टिकटॉक अकाउंट जो है वो बना है, और उस टिकटॉक अकाउंट पे मैंने खुद भी देखा है कि 15 घंटे पहले, अब से थोड़ी देर पहले जब ये मैंने उसको देखा था टिकटॉक अकाउंट को, तो 15 घंटे में खान साहब की एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो उस पर लगी हुई थी। 15 घंटे में 53.9 यानी तकरीबन 54 मिलियन व्यूज आए हुए थे। 54 मिलियन व्यूज, ये शायद रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी शायद किसी के इतने व्यूज ना आए हों जितने खान साहब के आए हैं। और 15 घंटे में 696 लाइक्स, 696 के यानी 696,000, तकरीबन 7 लाख के करीब जो है उसको लाइक्स मिले हुए थे। और 7.5 लाख से ऊपर जो है वो फॉलोअर्स हो गए थे उस अकाउंट के 15 घंटे के अंदर अंदर। तो आप लगा लें पाबंदियां जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ अब ये फैसला कर लिया गया है खबर के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो है वो शायद आइंदा कुछ दिनों में उनको किसी न किसी केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके लिए भी जो है वो स्टेज तैयार कर लिया गया है। और वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में झटका मिला है, वो क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो तोशा खाना जो केस है, जिस कोर्ट में वो तोशा खाना केस जेर समात है, उस जज साहब पर इमरान खान साहब के वकील की जानिब से अदम एतमाद किया गया। उनका कोई फेसबुक अकाउंट है और एक खबर के मुताबिक उन्होंने अपने उस फेसबुक अकाउंट को ओन भी किया है कि ये वाकई मेरा फेसबुक अकाउंट है। उस पर कुछ मवाद ऐसा शेयर किया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ है। तो इस हवाले से चूंकि वो एक व्यू आ जाता है जजेस का, तो जहां इतना क्रिस्टल क्लियर व्यू आ जाए तो वहां फिर पार्टीज जो है वो बहरहाल अदम एतमाद करती हैं अदालतों। तो उसमें ये फिर दरखास्त की गई थी कि ये हमारा केस जो है ये किसी दीगर अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब की वो दरखास्त खारिज कर दी गई और उनका केस दूसरी अदालत में मुंतकिल नहीं किया गया। उसके साथ साथ आज हाजिरी से इस्तिस्ना की भी उनकी दरखास्त थी, तो वो दरखास्त मंजूर हो गई है और आज की तारीख में उन्हें जो अदालत में हाजिरी थी उससे इस्तिस्ना दे दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जो कोशिश की गई थी वो ये थी कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक खत लहराया था ऐसे कि जी ये खत आया मुझे, मतलब है, और वो साइफर के हवाले से। तो उस पर एफआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। एफआईए के मुतालिक खान साहब का जो मौकफ है और वो जो हम देख रहे हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे। तो उसमें एक जो इंक्वायरी थी, उस इंक्वायरी में इमरान खान साहब को तलब किया गया था। तो इमरान खान साहब ने उस इंक्वायरी के में तलबी के खिलाफ अदालत आलिया से रजू किया था और अपनी इस तलबी को गैर कानूनी करार देने की और उस पर स्टे की दरखास्त की थी अदालत से। तो उनको स्टे जारी कर दिया गया था इमरान खान साहब की दरखास्त पर। तो वो एफआईए की इंक्वायरी में इमरान खान साहब जो है वो हाजिर नहीं हुए थे। तो आज ये हुआ कि वो साइफर केस जो था उसमें हुक्म इम्तना खत्म हो गया, यानी अब एफआईए जो है वो इमरान खान साहब को तलब कर सकता है। और एफआईए जब इमरान खान साहब को तलब करेगा तो फिर इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ एफआईआर दर्ज कर दी जाए और उस एफआईआर में इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी भी डाल दी जाए। तो इमरान खान साहब को उनके मुतल्लिक डेंजरस डेफर्स जो हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि उनको हर सूरत गिरफ्तार करना है। तकरीबन 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं, लेकिन उन केसेस की जो हकीकत है मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि उनमें कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को जेल भेजा जा सके। लेकिन अगर इदारे ये फैसला कर लें कि हमने इस शख्स को सबक सिखाना है और जेल भेजना है,
تو پھر بہرحال کسی بھی کیس میں پکڑ کے ان کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں آج ایک بڑا اہم کیس زیر سماعت تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، کہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر کافی عرصے سے اس کی سماعت جو تھی وہ جاری تھی۔ تو آج جو ہے اس میں یعنی پاکستان کی جو وفاقی حکومت اس کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ جی اس کا فل کورٹ بنایا جائے۔ تو اس فل کورٹ پہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے، لیکن فل کورٹ بنانے کی جو وفاق کی یا فیڈریشن آف پاکستان یا اس وفاقی حکومت کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی، مسترد کر دی گئی ہے۔ اور آج عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ اور جب یہ سماعت جاری تھی تو عابد زبیری صاحب نے اس میں مختلف امریکن کورٹس کا حوالہ دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کی فوج کی جانب سے جو حراست ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ بنیادی طور پر جو اس کی غرض و غایت ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج کے نظم و ضبط کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بڑا افسوسناک اور دل خراش واقعہ سانحہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول والا، تو اس وقت دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے پاکستان میں آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے۔ تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد بہت سارے دہشت گردوں کے جو کیسز تھے وہ آرمی عدالتوں میں چلائے گئے اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں، لیکن وہ کیسز ابھی زیر سماعت تھے کہ وہ چونکہ ترمیم 2 سال کے لیے کی گئی تھی تو پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا۔ تو جب سویلینز کے خلاف کیسز ملٹری کورٹس میں چلانے کے لیے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی، تو اب وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سویلینز کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں کیسے چلائے جا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہے کہ بغیر آئین میں ترمیم کیے کسی قسم کا کوئی جو سویلین کے خلاف کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 175 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، یہ اس کی بھی وائلیشن ہے۔ تو میرا تو اس میں بڑا ایک صاف اور واضح نقطہ نظر ہے، آپ شاید اس سے اتفاق نہ کریں، کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ پاکستان آرمی کے جو آفیسرز ہیں جو ملٹری کورٹس کو جو فیصلے کرتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے، کوئی کرنل صاحب ہوں یا بریگیڈیئر صاحب ہوں یا جنرل صاحب ہوں جو بھی ہوں، تو وہ اب ملٹری کے حوالے سے تو یقیناً ان کے ڈیسیژنز درست ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو اس وقت مروجہ قانون ہے جو اس کے تحت سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔